हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक जो कि है जॉब बैच और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। तो इस मेथड के अंदर, इस टॉपिक के अंदर तीन मेथड है बेसिकली, जॉब बैच और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो अलग अलग तरह के बिजनेस है या अलग अलग तरह के जो प्रोडक्शन हाउस है, सब में कॉस्ट निकालने की जो टेक्निक है वो अलग अलग होती है। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सिंगल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड पढ़ा है। तो वो कौन से बिजनेस में यूज़ होता था? वो होता था वैसे बिजनेस में जहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सिंगल यूनिट में क्या होता था, प्रोड्यूस होता था। और अब हम तीन नए ऐसे मेथड पढ़ने वाले हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन होता है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉब कॉस्टिंग मेथड। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड जो है वो किस तरह के बिजनेस में यूज़ होता है? तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड बाय दोज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वेयर एन ऑर्डर इज़ प्रोड्यूस्ड टू अ कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, and job costing may be defined as the system in which the element of cost are accumulated separated for each job और वर्क ऑर्डर अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, ये जो जॉब कॉस्टिंग मेथड है वो ऐसे बिजनेस के अंदर या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस के अंदर यूज़ होता है जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर बनता है। मतलब जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कस्टमर के अकॉर्डिंग बनती है, मतलब कस्टमर जैसा कहेगा वैसी चीज़ें बनती है, वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। मतलब कस्टमर ने बोल दिया कि ये चीज़ हमें इस तरीके से यहाँ यहाँ ऐसे बनानी है, तो बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही उनके स्पेसिफिकेशन के बेस पर बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग का मेथड यूज़ होगा वो जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज़ होगा। ठीक है, फिर देखिए CIM इंग्लैंड ने इसके बारे में एक स्पेशल लाइन लिखी हुई है, जॉब कॉस्टिंग मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग को हम एक ऐसे सिस्टम के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं इन विच द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड सेपरेटेड फॉर द ईच जॉब। जहाँ पर जो कॉस्ट के एलिमेंट है, कॉस्ट के एलिमेंट मतलब जो कॉस्ट में लगने वाली जो चीज़ें हैं जिससे हमारी कॉस्ट बनती है, वो हर एक जॉब के लिए, मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग तरीके से एक्यूमुलेट की जाती हो, मतलब अलग अलग तरीके से बताई जाती हो, जैसे हर एक जॉब के लिए अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट की जाती हो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जॉब और वर्क ऑर्डर अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही वो सिस्टम है जहाँ पे हर काम के लिए अलग अलग क्या निकाली जाती है, कॉस्ट निकाली जाती है। जैसे कि पर्सन ए ने ऑर्डर दिया कि मुझे क्या बनाना है, मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जो कि क्या कर सके, इतने टाइम में इतनी नमकीन प्रोड्यूस कर सके। तो बस उस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न ने क्या किया, अपना वो मशीन बना के उस कस्टमर को दे दिया। फिर एक दूसरा कस्टमर आया, उसने भी अपनी मशीन बनवाई लेकिन वो कुछ अलग तरह की थी। उसने बोला कि मुझे एक ऐसी मशीन बनवानी है जिससे क्या हो सके कि मैं सपोजिवली पेन बना सकूँ। ठीक है, तो उसने पेन बनाने वाली मशीन बनाई। अब कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनको फर्नीचर बनवाना था, तो वो फर्नीचर अपने अपने हिसाब से बनवा के लाए। तो ये जो जॉब कॉस्टिंग मेथड है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पर चीज़ें कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर बनती है और उन सब चीज़ों के लिए जो कॉस्टिंग निकाली जाती है वो अलग अलग निकाली जाती है। ठीक है, तो ये जॉब कॉस्टिंग मेथड है। अब कहाँ पे सूटेबल होता है, कौन कौन से इंडस्ट्री में सूटेबल होता है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, सूटेबिलिटी इसकी जो है, सबसे पहले ऑटोमोबाइल और गैरेज वाले जो बिज़नेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। फर्नीचर फाउंड्रीज जो फर्नीचर बनाते हैं, क्योंकि फर्नीचर भी कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर अलग अलग बनते हैं। ठीक है, फिर जनरल इंजीनियरिंग, अगर कोई मशीनरी वगैरह बनानी है तो हर किसी बिज़नेस के लिए हर अलग अलग पर्टिकुलर काम के लिए अलग अलग तरह की मशीनरीज वगैरह बनती है। ठीक है, रिपेयर वर्कशॉप हो गई, रिपेयरिंग कोई मतलब कंपोनेंट्स वगैरह अपन जब जुड़वाते हैं तो वो सारे जो काम हैं, जैसे आपको जीप बनवानी है तो कुछ लोग तो कार खरीदते हैं और कुछ लोग कार को क्या करते हैं, बनवाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्कशॉप्स भी होते हैं जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर कुछ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस हो गई। तो ये सारे वो इंडस्ट्रीज़ या वो सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन पर चीज़ें बनाते हैं, वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है। और इस मेथड के अंदर क्या होता है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में देखिए क्या होता है, बैच कॉस्टिंग वहाँ पे एप्लीकेबल होता है
जहाँ पर चीज़ें कैसे बनती है, बैच में बनती है। अब ये बैच क्या होता है अभी हम डिटेल में जानेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए बैच कॉस्टिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। बैच कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज़ यूज वेयर द आर्टिकल आर मैन्युफैक्चर इन डिफाइनेड बैचेस। ठीक है, तो ये जो मेथड है बैच कॉस्टिंग मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पर चीज़ें कैसे बनती है, बैच में बनती हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द बैच बिकेम्स अ कॉस्ट यूनिट, और इस मेथड के अंदर जो बैच होता है वही क्या होती है, कॉस्ट यूनिट होती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, आपने कई बार मेडिकल से मेडिसिन खरीदी होगी, तो मेडिसिन किस में आती है, बैच में आती है। ठीक है, जैसे 10 का क्या होता है, पूरा बैच होता है, तो आपको पूरा एक मिलेगा बैच में, बैच के फॉर्मेट में। फिर आप खरीदने जाते हैं बिस्किट, तो बिस्किट भी आपको कैसे मिलते हैं, बैच में मिलते हैं। कभी आपने एक एक बिस्किट नहीं खरीदा होगा, या तो उसका पूरा बैच खरीदा होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैच में ही बनती है और बैच में ही बेची जाती हैं, तो वहाँ पे बैच कॉस्टिंग मेथड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अब ये कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज़ होता है, देखिए फार्मास्यूटिकल और ड्रग इंडस्ट्री, मतलब वही दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियाँ होती है वहाँ पे बैच कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें किस में बनती है, बैच में बनती है। ठीक है, बिस्किट इंडस्ट्रीज़ में भी बिस्किट जो है वो बैच में बनते हैं। ठीक है, एक एक बिस्किट कभी भी न तो बनता है और न ही वो बेचा जाता है। फिर है रेडीमेड गारमेंट्स मतलब जो तैयार वस्त्र होते हैं, जो बने हुए कपड़े होते हैं, रेडीमेड कपड़े, उनके बिजनेस में भी उन कॉन्सर्न में भी बैच कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंपोनेंट्स एंड पार्ट ऑफ रेडियोज़। जो रेडियो बनाने वाले जो है इंडस्ट्रीज़, वो लोग भी क्या करते हैं, रेडियो के पार्ट्स एक सेट के फॉर्मेट में या एक बैचेस में बनाते हैं, फिर उनको बाद में असेंबल किया जाता है। ठीक है, वॉचेस जो होती हैं वो भी बैच में बन सकती हैं, कि 10 वॉचेस का एक बैच बन सकता है या 100 वॉचेस का एक बैच बन सकता है, तो ये भी चीज़ें बैचेज में बनती हैं। टेलीविज़न भी बैचेज में बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे इंडस्ट्रीज़ थे या वो सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो चीज़ें बैच में बनाते हैं। अब आपको बैच का मतलब पता चल गया कि हमने बहुत सारी चीज़ें बैच में मार्केट से ख़रीदी है और बैच में हमने देखी भी है। जैसे कि हमने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया था मेडिसिन का, मेडिसिन भी बैचेज में बनती है और बैचेज में ही बिकती है। और फिर बात की हमने बिस्किट की, तो बिस्किट में भी बिस्किट का प्रोडक्शन भी बैच में होता है और बैच में ही वो बेचे जाते हैं। ठीक है, तो उन सारे जो बिजनेस है उसमें बैच कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है, क्योंकि बैच कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम किसी एक यूनिट मतलब आप सोच रहे हो कि एक बिस्किट की या एक दवाई की गोली की हम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए बताया है कि ये जो बैच कॉस्टिंग मेथड है उसमें बैच ही क्या बनता है, कॉस्ट यूनिट बनता है, मतलब पूरे बैच को एक कॉस्ट की यूनिट मानी जाती है। समझ में आ गया मैटर, तो वहाँ पे बैच कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है। अब देखिए ये जो बैच होता है वो बैच कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने सोचा होगा कि बिस्किट के पैकेट में 7 बिस्किट आते हैं, तो 7 ही क्यों आते हैं, ठीक है, और अगर गोली के पत्ते में या दवाई के पत्ते में अगर 10 गोलियां आती है तो 10 गोलियां क्यों आती है, 12 क्यों नहीं आती है, 11 क्यों नहीं आती, 15 क्यों नहीं आती, या सब में अलग अलग क्यों नहीं आती, मतलब एक फिक्स 10 का ही वो रैपर क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। या फिर बिस्किट का जो पैकेट है वो 7 बिस्किट्स का ही क्यों बनाया हुआ है, उसमें वो चाहे तो किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10 बिस्किट डाल सकते हैं, लेकिन वो बैच क्या करते हैं, उस बैच को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये बैच इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि उस बैच की कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे और उसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो ये जो बैच कैलकुलेट किया जाता है कि किसी प्रोडक्ट की हम कितने क्या बोलते हैं, कितने यूनिट की हम एक बैच बनाएं, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि आप किसी जैसे आप गोलियों के पत्ते में 10 गोलियां देखते हैं तो 10 गोलियां किसी न किसी ने कैलकुलेट की होगी, ठीक है, और वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से की होगी कि हमें एक पत्ते में 10 गोलियां डालना ही क्या रहेगा, ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा कैरेबल रहेगा, तो वो उन्होंने कुछ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। तो अब ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है √2DS/IC, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मूला आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी
देखा होगा। तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थी जिसमें हम क्या करते थे, मटेरियल को मंगवाते थे कि हम कितना मटेरियल मंगवाए जिससे हमें कॉस्ट भी कम लगे, कैरिंग कॉस्ट, और हमें ज़्यादा कैपिटल एंगेज भी ना करनी पड़े। तो ये जो बैच है इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बैच के बारे में। ये इकोनॉमिक बैच है जिसमें हमें बैच की एनुअल डिमांड भी कवर करनी है और कैरिंग कॉस्ट भी कम रखनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर √2DS/IC। अब डी का मतलब क्या होता है, एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में एनुअल डिमांड कितनी है। और एस का मतलब होता है सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच। सेटिंग अप कॉस्ट मतलब मशीनरी की जो भी कॉस्ट रहती है वो सब कुछ, ठीक है। और सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पर पीस, मतलब हम उस बैच में बनने वाला एक एक पीस की कॉस्ट कितनी है। जैसे गोली के पत्ते में 10 गोलियाँ आती है तो एक गोली की कॉस्ट कितनी है वो, ठीक है, सी। और आई का मतलब होगा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो भी रहेगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम आगे। मेन और सबसे मतलब अच्छा जो मेथड है, वो सबसे डिटेल में जो पढ़ने वाला मेथड है इस चैप्टर के अंदर, वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड हमने कई बार अपने लाइफ में देखा हुआ है कि हमने कई चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बनाते भी हैं, ठीक है, और उसकी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी हम देखेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट टू सप्लाई गुड्स एंड डू वर्क एट द फिक्स प्राइस इन गिवन टाइम, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसमें या तो आप माल सप्लाई करोगे या फिर कोई काम करोगे किसी फिक्स प्राइस पर और दिए गए समय में। जैसे आपको हाउस बनवाना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर के पास गए और उससे पूछा कि पर्टिकुलर हाउस को बनाने की कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसने बोला कि एटलीस्ट ये बन जाएगा आपके 25 to 30 लाख में, ठीक है। फिर आपने पूछा कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उसने बोला एटलीस्ट 1.5 ईयर्स, तो मतलब 1.5 साल लगेगा उसमें। तो आप उसको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप आ गए कि हमें वो घर इतने प्राइस में और इतने टाइम में बनवाना है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम ले लिया और वो आपको उतने टाइम पीरियड में और उतनी प्राइस में हाउस बना के देगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट कि आप किसी से ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो तो जिसमें वो कोई सामने वाला पर्सन आपको कोई माल देगा या फिर कोई ऐसा काम करेगा जो कि प्राइस आपने सेट कर रखी है उस प्राइस पे और दिए गए टाइम में, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई काम देता है किसी फिक्स प्राइस पे और फिक्स टाइम में, ठीक है। फिर देखिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन असेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स। तो ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ज़्यादातर हम अपनी लाइफ में देखते हैं किसी चीज़ को बनाने के, तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई असेट्स बनाया जाता है या असेट्स के कोई पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में ही हम ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वाली जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है उसके बारे में, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पर चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में बनवाई जाती है, जहाँ पर चीज़ें एग्रीमेंट से बनवाई जाती है। मतलब दो लोग बीच में बैठ के सेट करते हैं कि ये चीज़ हमें इतने में यहाँ पर बनवानी है और इतनी प्राइस लगेगी और इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट से चीज़ें बनती हैं, एग्रीमेंट से चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड की हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये भी किसका मेथड है, कॉस्टिंग का मेथड है, मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड है। अप्लाइड टू असर्टेन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एग्रीमेंट किया है किसी चीज़ के लिए तो उसके अंदर कितनी कॉस्ट लगी है वो कैलकुलेट करने के लिए, एंड प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड ऑन द सच कॉन्ट्रैक्ट, और उस प्रॉफिट के उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है ये कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड भी क्या है, कॉस्टिंग का एक मेथड है। कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करना, और कॉस्ट कैलकुलेट करना उस कंडीशन में जहाँ पर चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट में बनवा रहे हो, मतलब एग्रीमेंट से चीज़ें बनवा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको कितनी कॉस्ट लगी और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, वो जो कैलकुलेट करने वाला मेथड रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड रहेगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो हम देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, जहाँ पे हमें ब्रिज बनवाने हैं, डैम्स बनवाने हैं, बिल्डिंग, शिप्स,
हाउस, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट। तो जहाँ पर चीज़ें कंस्ट्रक्शन में बनती है, कॉन्ट्रैक्ट में बनती है, वहाँ पर ये मेथड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो पर्टिकुलर जो काम हमने करने के लिए दिया है, जैसे सपोजिवली हमने हाउस बनाने के लिए दिया है, ठीक है, तो हाउस बनाने के लिए दिया है, तो उस हाउस को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है और उस हाउस को बनाने में उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम करेंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो अकाउंट तो वो कॉन्ट्रैक्टर ही बनाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को उस काम को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लगा है और उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही ईजी है, उसको देखिए कुछ इस तरीके से बनाना है हमें। सबसे पहले तो हमें इसकी दो साइड्स बनाने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। एक अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है आपको, ठीक है। इसमें आपको जो डेबिट साइड है, जहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे वो जो सारी कॉस्ट और सारे खर्चे लिखे जाएंगे, ठीक है। आपको हमेशा पता है एक्सपेंस ऑलवेज हैव द डेबिट बैलेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी जाएगी टू साइड में सबके सब क्या लिखे जाएंगे, खर्चे और कॉस्ट, ठीक है। जितनी भी कॉस्ट लगी है, जितने भी खर्चे लगे हैं, वो सब टू साइड में लिखे जाएंगे। और बाय साइड में सारे जो बची हुई चीज़ें हैं और जो हमें इनकम रिसीव हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब एक एक चीज़ देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम टू मटेरियल परचेज, मतलब हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने हाउस का एग्जांपल लिया, तो हाउस को बनाने के लिए हमने कितना मटेरियल परचेज किया। अब हाउस को बनाने में भी तो अलग अलग तरह के मटेरियल लगते हैं, जैसे सपोजिवली ईंटें लग गई, उसके अंदर चूना, रेत, सीमेंट जो भी लगता है वो सारा कुछ मटेरियल, टाइल्स वाइल्स जो भी, ठीक है। तो वो मटेरियल हमने कितना परचेज़ किया तो यहाँ पे लिखना है। और मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर का खुद का अपना स्टोर है जहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, अगर वहाँ से स्टोर से इशू किया है तो भी हमें इसी साइड में लिखना है, बस परचेज नहीं लिख करके इशूड फ्रॉम स्टोर लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है हमें टू मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो क्या करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर भी मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अगर उसने ऐसा किया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर मटेरियल ट्रांसफ़र किया है, तो हम जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं उसके अंदर हम लिखेंगे मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से अगर मटेरियल आया है तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे टू वेजेस भी लगेगी। देखिए कॉस्ट के तीन ही एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब मटेरियल तो लगा दिया, अब वेजेस की बारी है, तो वेजेस जो भी रहेगी, जो भी मजदूरी या मजदूर जो भी वेजेस लेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर कोई अक्रूड है, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो वो भी हम इसके साथ में जोड़ के इसको आउटर में लिखेंगे, ठीक है। फिर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, दूसरे जो भी एनी अदर एक्सपेंसेस लगेंगे वो सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। फिर टू प्लांट इशूड, अगर कोई प्लांट लगाया है, आपको पता ही होगा हाउस वगैरह बनते हैं तो उसमें कई तरह की मशीनें चाहिए होती है, मिक्सर वगैरह जो चाहिए होता है, तो अगर कोई प्लांट लगाया है तो उसकी कॉस्ट हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, फिर सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सपोजिवली हाउस का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो हाउस को बनाने के साथ में अंदर हाउस के अंदर जो वाटर फिटिंग्स है या जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स है, अगर उसकी भी कॉन्ट्रैक्ट अगर उसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी है तो सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे वो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी सब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसकी अगर कोई दूसरी कॉस्ट लगती है, जैसे कई बार होता है ना कि हम हाउस किसी और से बनवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग किसी और से करवाते हैं और वाटर फिटिंग किसी और से करवाते हैं, तो कई बार ये होता है कि वही जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वही ये तीनों चीज़ें भी कर लेता है। तो ऐसे अगर सब कॉन्ट्रैक्ट उसने लिए हैं तो उसकी जो भी कॉस्ट रहेगी वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर है टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन मतलब हमने हाउस बनाने के लिए दिया था और हाउस बनाने के साथ में उसने क्या कर दिया, हाउस के बाहर जो रोड है उसे भी सही से प्रिपेयर कर दिया, हाउस की बाउंड्रीज प्रिपेयर कर दी या हाउस में गार्डन डेवलप कर दिया। तो अगर कोई एक्स्ट्रा काम किया है हाउस के अंदर तो उसकी कोई कॉस्ट होगी तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉफिट बाद में आएगा। तो ये सारे हमने क्या लिख दिया, खर्चे लिख दिए, सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, ठीक है। फिर ये वाली जो साइड है
यहाँ पे देखिए अगर मटेरियल हमारे पास बचा है या हमने रिटर्न किया है वापस, तो देखिए बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अगर हमने कोई मटेरियल वापस स्टोर को दिया है, स्टोर को वापस लौटाया है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाय मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे हमने मटेरियल ट्रांसफ़र किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाय मटेरियल एट साइट, अगर मटेरियल बच गया है हमारे पास तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाय प्लांट एट साइट, प्लांट जो बचा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और बाय कॉन्ट्रैक्टीज पर्सनल अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है उसका खुद का पर्सनल अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब उस पूरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस यहाँ पे लिखी जाएगी कॉन्ट्रैक्टी पर्सनल अकाउंट के नाम से, ठीक है। फिर हम इस पूरे अकाउंट की क्या करेंगे, टोटल करके और बैलेंसिंग फिगर से इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये है फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अलग से बनाया जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं हम डेफिनेशन इसकी। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर इज नो एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो मतलब ऐसी कोई प्राइस जो कि कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर को पेड कर देता है, उस चीज़ को क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलता है, ठीक है। मतलब आप हाउस कितने कीमत में बना रहे हो, कितना पैसा उस कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, वो सारी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहलाएगी, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, इसका हमें क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसको क्या करना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैं अब आपको ये बताती हूँ कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के क्राइटेरिया से कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरी में बांटना पड़ता है, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितना होता है, 1 ईयर का होता है, तो 1 ईयर के अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है तो वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे चलते हैं, लंबे ऐसे चलते हैं कि आपका अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया है बट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो नियरली कंप्लीटेशन होंगे, मतलब जो कि 1 साल के अंदर थोड़ा 1-2 महीने के बाद में कंप्लीट होने वाले, नियरली कंप्लीटेशन 1 साल के बाद में नियरली कंप्लीटेशन में होंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के क्राइटेरिया से या प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट और नियरली कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नियरली कंप्लीटेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो इन 3 कैटेगरी में बांट के हम क्या करेंगे, देखिए होता क्या है कि हम अकाउंटिंग की तरह से काम करने वाले हैं, तो अकाउंटिंग में तो होता है अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट का काम ऐसा है कि चाहे तो वो लंबा भी चल सकता है और चाहे तो शॉर्ट टर्म में भी कंप्लीट हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो उसका तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो वो डायरेक्टली पूरा का पूरा प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसका प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और इनकम्प्लीट है तो क्या हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं है कि उसके अंदर पूरी टोटल कॉस्ट कितनी लगी। तो जब तक हमें टोटल कॉस्ट पता नहीं होगी तब तक हम पूरा नेट प्रॉफिट या कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब तक हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको हम P&L में कैसे डाल सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ये आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा आने वाली है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या हो जाते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं या अपने अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार प्रॉफिट ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जिनका 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और लॉस होता है तो लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब बात करते हैं
प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल भर में कंप्लीट नहीं हो पाए या अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, उनके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है और प्रॉफिट का कौन सा भाग हमें P&L के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ ईयर, द एंटायर अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड और नोटिशनल प्रॉफिट इज़ नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ईयर एंडिंग तक या अकाउंटिंग ईयर एंडिंग तक इनकम्प्लीट रहता है तो उसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है या उसका पूरा जो एस्टिमेटेड या जिसको हम नोटिशनल प्रॉफिट कह सकते हैं, तो नोटिशनल प्रॉफिट पूरा का पूरा P&L के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, वो उसका कुछ पार्ट ही ट्रांसफ़र होगा। जो पार्ट कंप्लीट हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का, उस पार्ट तक का प्रॉफिट ही P&L के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉफिट कितना हमें P&L के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे। प्रॉफिट इज़, इसमें देखिए प्रॉफिट इज़ कंप्यूटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो जो कैलकुलेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बेसिस पे होगा, वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे। मतलब अब कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया है और जितना काम कंप्लीट हो गया है उसको कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, जितना काम कंप्लीट हो गया है उसको सर्टिफाइड वर्क बोलते हैं। तो वहाँ तक जितना प्रॉफिट रहेगा उसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंड वैल्यूएशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज़ डन एट द एक्चुअल कॉस्ट। और जो अनसर्टिफाइड वर्क है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है या जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो भी सर्टिफाइड नहीं हुआ है, तो उसे हमें एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र नहीं होता। उसका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट ही P&L में ट्रांसफ़र होगा, और वो कितना पार्ट ट्रांसफ़र होगा, जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया उतना पार्ट हमें P&L में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, कि जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, दूसरी है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और तीसरी है वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, तो अब इन्हीं के बेस पे पूरा का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब देखिए उसमें रूल नंबर फर्स्ट है कि व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 1/4 या फिर जिसे हम क्या कह सकते हैं 25%। ठीक है, इफ़ द वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर हमने जो वर्क सर्टिफाइड किया है वो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम हो। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है 25%, तो आपका जो वर्क सर्टिफाइड है उसे आप ऊपर रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को अपॉन में रखोगे और इंटू 100 करोगे। अगर ये परसेंटेज 25% से कम आता है तो नो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन P&L, तो कोई भी प्रॉफिट P&L के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है when the work certified is equal to 1/4 or more but less than 1/2 मतलब 50% of the contract price। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 25% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कम हो, तो ये आप कैलकुलेट वही फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। आपका जो वर्क सर्टिफाइड रहेगा वो ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अपॉन में इंटू 100 करोगे, और परसेंटेज अगर 25 से ज़्यादा आते हैं लेकिन 50 से कम आते हैं, ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है P&L में वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगा के ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, आपका जो नोटिशनल प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, नोटिशनल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, नोटिशनल प्रॉफिट का 1/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये इस रेशियो के अंदर क्या जाएगा P&L के अंदर जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में नहीं जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको जो प्रॉफिट का पार्ट आएगा वो पार्ट ही P&L के अंदर ट्रांसफ़र करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल है व्हेन द वर्क सर्टिफाइड इज़ 50% और मोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से ज़्यादा हो, ठीक है, 50% या 50% से ज़्यादा हो, तो आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करोगे, तो प्रॉफिट ये नोटिशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, इस रेशियो में आपको वो प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले आपको नोट्स में अच्छी तरीके से लिख करके ध्यान से आपको बनाने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि ये तो चलो प्रॉफिट की बात हो गई, अगर लॉस हो तो फिर हमें क्या करना है।
तो अगर कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में लॉस हो, तो इन केस ऑफ लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल अमाउंट ऑफ लॉस इज ट्रांसफर इन द P&L। अगर आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लॉस हो गया है तो लॉस की पूरी अमाउंट P&L के अंदर ट्रांसफ़र होगी, जबकि प्रॉफिट की पूरी अमाउंट P&L के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। वो मैंने जो 3 फॉर्मूले बताया है उस फॉर्मूले के प्रोपोर्शन में ही ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, अब हमने ये जो पढ़ा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिली। एक तो पहली चीज़ तो थी वर्क सर्टिफाइड, दूसरी थी वर्क अनसर्टिफाइड, और एक थी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में तो हम पहले ही देख चुके हैं कि द प्राइस पेड बाय कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर इज नो एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब हम बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड क्या होता है। ठीक है, देखिए वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, व्हेन द वर्क इज सर्टिफाइड बाय अप्रूव्ड आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर एंड certificate in this respect is issued by them showing the stage of completion of work, it is known as work certified। मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर दिया है और आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने उसे क्या कर दिया है, कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट दे दिया है, तो उस काम को क्या बोलते हैं, वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, मतलब वो काम हो चुका है और होकर के उसको कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट भी मिल गया है, उस चीज़ को वर्क सर्टिफाइड कहते हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि द वर्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट येट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट और द कॉन्ट्रैक्टी इज कॉल्ड द वर्क अनसर्टिफाइड। तो मतलब ऐसा काम जो कि कंप्लीट तो हो गया है लेकिन उसको कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए वो वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड आपको समझ में आ गया। ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं हम आगे। अब देखिए थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है, नियरली कंप्लीटेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारे 1 साल के जस्ट थोड़े टाइम बाद में, जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो गया और उसके 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 1.5 महीने बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला है नियरली कंप्लीटेशन, उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट हम इसी साल में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जो नियरली कंप्लीटेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन एस्टिमेटेड प्रॉफिट से की जाती है। ठीक है, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नियरली कंप्लीटेशन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज़ कैलकुलेट फॉर इट। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने वाला है और इसके 1 महीने बाद में या 1.5 महीने बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉफिट है वो हम इसी ईयर में ट्रांसफ़र कर दें। तो अभी तो हमें पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, नियरली कंप्लीटेशन की कंडीशन में है। तो हमें क्या करना होता है, उसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना होता है, मतलब अनुमानित लाभ निकालना होता है। तो वो अनुमानित लाभ कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखिए आपको कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, मतलब अब तक आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जितनी कॉस्ट लगी है वो आप लिखोगे। ठीक है, उसमें आप ऐड करोगे एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंसेस, मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में और कितने खर्चे लग सकते हैं उसका आप अनुमान लगाओगे। तो एस्टिमेटेड एडिशनल एक्सपेंसेस कितने लगेंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। वो आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, सारी चीज़ें आपको दे रखी होगी, आपको बस सिर्फ प्रोसीजर और मेथड पता होना जरूरी है। तो अब तक उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट लगी है वो आपको दे रखा होगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में और कितने खर्चे लग सकते हैं वो आपको दे रखा होगा। इन दोनों को जोड़ के आप टोटल कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, उसमें आप ऐड करोगे प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी। अगर कोई सदिग्ध दायित्व के लिए कोई आप प्रोविज़न करना चाहते हो कंटिजेंट कंडीशन के लिए, तो वो प्रोविज़न के लिए भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो वो प्रोविज़न आप कर लोगे। फिर आप क्या निकालोगे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। अब आप कैलकुलेट करोगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें से अगर आप एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफ़र नहीं करना है। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपको जो भी प्रॉफिट P&L में ट्रांसफ़र करना है वो इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना होगा। 2 फॉर्मूले आपके सामने हैं, दोनों ही फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर ये दोनों फॉर्मूले
अलग आपको जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आपको वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशियो में आपको प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफ़र करना है या कैश रिसीव या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशियो में आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है, फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं कि वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अनुपात में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना, किसमें, P&L में। दूसरा मैटर है एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसको बोलते हैं कि कैश रिसीव और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशियो में हमें प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है P&L में। तो ऐसा क्वेश्चन में क्लू दे रखा होगा, लाइन दे रखी होगी, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला कि वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में डालना है या कैश रिसीव के रेशियो में प्रॉफिट को P&L में डालना है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, तो जो नियरली कंप्लीटेड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या होता है कि उसी ईयर के अंदर अनुमान लगा के पूरा का पूरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब सोचा जाता है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इसी साल में कंप्लीट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीटेशन, जिसके ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से की जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं, अच्छे से नोट्स लिखने हैं इसके, और आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।